हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक। जैसे कि आप जानते हैं, कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 2 है, जिसका नाम है राजा किसान नगर आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ये वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक अपने चैनल ओपन एजुकेशन पे अपलोड कर दिए हैं सारे लेक्चर। जिसने नहीं देखे हैं वो देख लेना। और ये है पार्ट 6, जिसमें हम वन लाइनर एक अंकीय प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में आते हैं आपके एमसीक्यू के तौर पर। ठीक है, इसको हम जानेंगे। और साथ में इसमें एक मैप लगाया मैंने, वो भी देखेंगे। उससे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ पहले क्या क्या पढ़ेंगे। ये वन लाइनर मैंने लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अपनी स्क्रीन पर ये वन लाइनर है। इनको देखेंगे सबको एक एक करके। ये वन लाइनर है, ये वन लाइनर सारे 30 तक हैं वन लाइनर पूरे। इन पूरे 30 क्वेश्चनों को देखेंगे अच्छे से। और उसके बाद ये एक मैप है। हालांकि ये मैप मैंने आपको जो लेक्चर दूसरा था उसमें भी मैंने पढ़ाया था। ये मैप तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये वाला जो बुक वाला है। तो साथ में मैंने ये वाला मैप नहीं लगाया था उसमें। तो ये वाला मैप भी देख लेंगे, ये मैंने फिल करके लगा दिया है इसमें। और एक मैप और है, ये भी देखेंगे। हम मौर्य एम्पायर के बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य देखिए कहाँ से कहाँ तक था। तो शुरू करते हैं आज की क्लास फिर एमसीक्यू के साथ। तो पहला प्रश्न है, मैं रीड कर देता हूँ, आप प्रश्न को देखना। ठीक है, मैंने इस पर हाईलाइट कर रखे हैं, वो देखना। अब ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। 2 एमसीक्यू जरूर आएंगे इस चैप्टर के, इस बात को ध्यान रखना। 2 या 3 आ सकते हैं। ठीक है, और इन 30 क्वेश्चनों को कर लेंगे तो इसी में से आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई एग्जाम में, एक ना एक 2 एमसीक्यू आपको इसमें से जरूर मिल जाएंगे। देखते हैं। पहला प्रश्न है, मैं रीड कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना। प्रारंभ में मगध की राजधानी क्या थी, ये एक प्रश्न है। तो प्रारंभ में मगध की राजधानी का नाम था राजगीर या राजगीर। जैसे कि आपको पता है, जो पिछली क्लासेस में मैंने पढ़ाया मगध के बारे में, कि मगध शक्तिशाली हो गया था। जो आज का बिहार है उसका नाम प्राचीन मगध था। उसकी शुरुआत में जो राजधानी थी वो राजगीर थी, राजगय थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। और आपसे जो एग्जाम में वन लाइनर नहीं आएंगे, यहाँ पर मैं वन लाइनर लेकर आया हूँ। आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, तो 4 में से आपको एक पिक करना होगा। तो हालांकि मैंने इसमें एमसीक्यू नहीं दिए जानबूझकर, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप वन लाइनर पढ़ते हैं, अगर आपको वन लाइनर ही याद है एकदम, तो आपको एमसीक्यू की जरूरत ही नहीं है। फिर आप बिना एमसीक्यू के आपको आता है तो एमसीक्यू देख के तो आप आराम से कर ही लेंगे। तो हमेशा जो तैयारी होनी चाहिए, एक लेवल अपर होनी चाहिए, एक लेवल ऊपर की होनी चाहिए तैयारी हमेशा। तो देखते हैं, ठीक है, आगे का। इसलिए मैं एमसीक्यू नहीं लाया, वन लाइनर लाया हूं आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन, और ये जो चीज़ है ये मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो फेसबुक पे मेरी उस पर लिख रहे थे मैसेज कि भैया जो है ये आप स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह से पढ़ा रहे हो या फिर किसी और चीज़ से पढ़ा रहे हो, तो इसमें जो है ये बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं आप। तो मैं बताना चाहूँगा कि बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, इतने सारे एमसीक्यू लिखना उसमें। ठीक है, बात करना उस पर। तो उससे बेहतर है कि इसमें आप पढ़ें। इसमें क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, आंसर भी दिख रहा है, तो इसलिए इसमें आप पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। वैसे आवाज़ तो मेरी आ ही रही होगी, ठीक है, बस दिख नहीं रही है वीडियो वगैरह तो, लेकिन आवाज़ तो आ ही रही है, आप उससे समझें अच्छे से। ठीक है, और मैं समझाते हुए चलूंगा एक एक चीज़ों को। दूसरा प्रश्न है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसको मगध की राजधानी बनाया गया। जो किसको मगध की राजधानी बनाया गया 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। जैसे कि आप जानते हैं, शुरू में राजगीर थी, फिर बाद में उस राजधानी परिवर्तन किया गया और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र राजधानी बन गई, जिसका आधुनिक नाम पटना है आज। ठीक है, तो ध्यान रखना। तीसरा प्रश्न है, अशोक के अभिलेख जो पश्चिमोत्तर से मिले हैं किस भाषा में है। पश्चिमोत्तर का मतलब है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान तरफ से मिल रहे हैं जो अभिलेख, वो किस भाषा में है। जैसे कि आप जानते हैं, जो अशोक का शासन था ना सिर्फ भारत में था बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तक उसका विस्तार किया था उसने। तो इसीलिए तो इसका जो उत्तर है वो अरामाइक और यूनानी भाषा में हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं, जो पश्चिम उत्तर में है, अरामाइक और यूनानी भाषा। जो ब्लू है वो आंसर है, जो ब्लैक है वो प्रश्न है। ठीक है। चौथा, अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग कहां से मिले अभिलेखों में देखा गया है। जो 2 लिपियां और चलती थी अशोक के साम्राज्य में, अरामाइक और लिपि, अरामाइक हो गई और यूनानी लिपि, तो इनका प्रयोग हमें कहां देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है हमें अफगानिस्तान से। जो अभिलेख मिले हैं उसमें अरामाइक और यूनानी लिपि देखने को मिलती है। पांचवा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतीय केंद्र कौन से थे। जो मौर्य साम्राज्य था इतना विशाल, जैसे आप जानते हैं, उसके प्रांतीय केंद्र थे 4 महत्वपूर्ण। थे तो बहुत सारे प्रांतीय केंद्र, लेकिन 4 महत्वपूर्ण कौन से थे। तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली, सुवर्णगिरी। तो इनको याद रखना। ये मैप में भी मैंने आपको दिखाया था जब मैप आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा था। छठा प्रश्न है, सुवर्णगिरी किसके लिए प्रसिद्ध था। कर्नाटका में सोने की खदान के लिए प्रसिद्ध था सुवर्णगिरी। ठीक है, सोने के लिए। सातवां जो क्वेश्चन है उसमें मेगास्थनीज ने मौर्य सेना के संचालन के लिए कितनी समिति और उप समितियों का उल्लेख किया है। इस पर मैंने आपको पूरा प्रश्न एक करवाया था बोर्ड पर, कि मेगास्थनीज बताता है कि मौर्य सेना का संचालन कैसे होता है और उसमें कितनी समिति हैं, उप समिति हैं, इसका जिक्र करता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था, यूनानी राजदूत।
जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, उसमें ये जानकारी मिलती है हमको। तो इसका उत्तर है 1 समिति और 6 उपसमितियों का उसने उल्लेख किया है मेगास्थनीज ने। 8वां प्रश्न है वो देखते हैं, किन शासकों ने स्वयं को देवी देवताओं से जोड़ा? ऐसे कौन से शासक थे प्राचीन भारत में जिन्होंने अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ा, अपने आप को देव तुल्य घोषित किया, देव पुत्र कहा अपने आप को? पिछले मैंने वीडियो में आपको समझाया था। तो यह है कुषाण शासकों ने अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ा, देव तुल्य बताया अपने आप को। ठीक है, तो याद रखना इस बारे में। 9वां प्रश्न, कुषाणों ने कहां तक शासन किया था? जो कुषाण वंश था हमारा भारत में, वो कहां तक उसका विस्तार था? तो मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक था। याद रखना कुषाणों का शासन, पर मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक। यह प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। 10वां प्रश्न, कुषाणों का समय क्या था? जो कुषाण वंश था उसका काल क्या था, उसका समय क्या था? किस समय में थे वो लोग? तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक था कुषाणों का वंश, कुषाणों का शासन भारत में। ध्यान रखना। अगला प्रश्न 11वां, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी और ये किस भाषा में है? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो थी हरिसेन ने की थी और ये संस्कृत भाषा में है। प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में है, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इस बारे में। आगे 12वां प्रश्न है जो उसमें बताया जा रहा है कि हरिसेन किसका राजकवि था? हरिसेन जो था वो किसका राजकवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे, तो ध्यान रखना इस बारे में। ठीक है। 13वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में है? ये समुद्रगुप्त के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पैसेज, ब्लू बॉक्स याद आ रहा होगा, जिसमें समुद्रगुप्त की तारीफ की जाती है कि समुद्रगुप्त का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ये जीतते गए सारे युद्ध अपने, वगैरह वगैरह जो बातें करी थी बड़ी बड़ी, तो वो हरिसेन ने करी है। ठीक है, ध्यान रखना। और समुद्रगुप्त कौन थे? ये गुप्त वंश के एक राजा थे। ठीक है, ध्यान रखना। और 14वां जो प्रश्न है वो देखते हैं, गुजरात की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? जो गुजरात की सुदर्शन झील है उसका निर्माण करवाया है शक शासक रुद्रदमन ने। ये भी हमने कल पैसेज में पढ़ा था, जो ब्लू बॉक्स था। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है सुदर्शन झील कहां पर है, तो गुजरात में है। 4 ऑप्शन दे देगा उल्टे सीधे, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना होगा गुजरात में है। और सुदर्शन झील का किसने निर्माण कराया? शक शासक रुद्रदमन ने, तो याद रखना इस बारे में। अगला प्रश्न है 15, एक कहानी जिसमें यह दिखाया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है, ये किसमें है? कुटिल राजा की प्रजा का मतलब है कि एक जो चालाक राजा है उसकी प्रजा कैसे दुखी रहती है, तो ये दिखाया गया गणतंतु जातक में। पिछली क्लास में भी मैंने ये पढ़ाया था आपको कि जो राजा होता है वो अपनी सच्चाई जानने के लिए भेष बदलकर अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में जाता है और वहां पे देखता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो लोग उसके बारे में भला बुरा कहते हैं, बताते हैं कि दिन में अधिकारी टैक्स इकट्ठा करते हैं, कर इकट्ठा करते हैं, और रात में डकैत आके उनका सामान लूटते हैं। तो राजा जो है कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं कर पा रहा है, सुरक्षा नहीं दे पा रहा लोगों को, टैक्स इकट्ठा कर रहा है बस। तो ये वाली बात थी जो गणतंतु जातक में थी। और जो जातक शब्द जहां भी लग जाए तो समझ लेना है बौद्ध धर्म से आती है। ठीक है, जातक। 16वां प्रश्न है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ का नाम बताइए। तो प्रसिद्ध विधि ग्रंथ, विधि माने होता है कानून, कानून कहते हैं, कानून ग्रंथ कौन सा था? तो मनुस्मृति को माना जाता है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो यह भी पूछ सकता है आपसे कि मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। और सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। 17वां जो प्रश्न है वो है, हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, जो कि संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो पूछ लेगा हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। और किस भाषा में है हर्षचरित? वो है संस्कृत भाषा में। तो अच्छे से ध्यान रखना इस बात को। प्रश्न नंबर 18, हर्षचरित किसके बारे में जानकारी देती है हमें? हर्षचरित जो है हमें कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देती है। कन्नौज के एक राजा थे हर्षवर्धन, उनका नाम था। तो हर्षचरित उनके बारे में जानकारी देती है। प्रश्न नंबर 19, उस भूभाग को क्या कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था? पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया, एक लाल बॉक्स मैंने पढ़ाया था, उसमें अग्रहार के बारे में जिक्र था। तो वही बताया जा रहा है कि ऐसा भूभाग, जमीन का टुकड़ा जो ब्राह्मण को दान दिया जाता था, उसे अग्रहार कहा जाता था। तो ठीक है, ध्यान रखना इस बारे में। अगला 20वां प्रश्न, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? जो प्रभावती गुप्त थी जिसने दंगुन गांव दान में दिया था, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था पैसेज पूरा। तो पूछा जा रहा है किसकी पुत्री थी वो? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी वो। किसकी पुत्री थी वो? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखना। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये भी गुप्त वंश के ही एक राजा थे। जैसे समुद्रगुप्त थे ना गुप्त वंश के राजा, वैसे ये चंद्रगुप्त द्वितीय भी थे। प्रश्न नंबर 21, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का क्या कहा जाता था? जो उत्पादक थे, जो व्यापारी थे, उनके संघ को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो श्रेणी कहा जाता था। जो व्यापारी अपना संघ बना लेते, संघ माने कि बहुत सारे लोग मिलके एक, कहते हैं ना, सारे एक साथ आ गए, एक संगठन बना लिया, एक संघ बना लिया, तो उसको क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। तो ध्यान रखना। अब 22वां प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ एरिथन सी की रचना किसने करी?
ठीक है, तो ये एक यूनानी समुद्री यात्री ने करी थी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना। तो याद रखना इस बारे में, ये पेपर में पूछ सकता है। 23वां प्रश्न, कहां से बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगे के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, तो कहां से मिले हैं मूंगे के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य? तो मिले हैं तमिलनाडु के कोडू मनाल से। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि मूंगे के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो तमिलनाडु के कोडू मनाल से। प्रश्न नंबर 24वां, शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जारी किसने किए? कि सिक्कों पर प्रतिमा छपवा देना, प्रतिमा माने मूर्ति, अपनी चित्र वगैरह छपवा देना, और उसके साथ सबसे पहले सिक्के जारी किसने किए इनके नाम के साथ? हिंद यूनानी शासकों ने प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जारी किए थे, ध्यान रखना। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में किन राजाओं ने जारी किए? और सबसे पहले सोने के सिक्के प्रथम शताब्दी में किसने जारी किए थे? तो ये कुषाण राजाओं ने जारी किए थे सोने के सिक्के सबसे पहले बार। और कब जारी किए थे? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो याद रखना। 26वां प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा प्रथम शताब्दी ईस्वी में किसका शासन था? पंजाब और हरियाणा पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में किसका शासन था? तो ये था योधे कबायली गणराज्यों का। किनका? योधे कबायली गणराज्यों का। ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। 27वां, योधे शासकों ने कौन से सिक्के जारी किए? तो योधे शासकों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। याद होगा आपको, एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको, सिक्के और राजा, तो उसी से ये एमसीक्यू, ये वन लाइनर ट्राई तैयार किए गए। प्रश्न नंबर 28, किस अभिलेख संख्या में अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे देवनाम, पिये और पियदस्सी? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अशोक का अशोक नाम नहीं होता था, देवनाम, पियदस्सी होता था। तो किस अभिलेख संख्या में प्राप्त हुआ है? अभिलेख संख्या 10 में। किसमें प्राप्त हुआ है? अभिलेख संख्या 10 में। प्रश्न 29, यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 29 ये एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू के तौर पर, याद रखना। अशोक के किस अभिलेख संख्या की व्याख्या प्राय अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है? साथ ही युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति, मन की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती है। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा अभिलेख संख्या है जिसमें यह बताया गया है कि अशोक की जो मनोवृत्ति थी, यानी कि जो उसकी मन की स्थिति बदल गई एकदम, वेदना माने पीड़ा उसे हुई बहुत ज्यादा। तो अभिलेख संख्या 11 है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो अभिलेख संख्या 11 है उसमें अशोक कि कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। जो जब कलिंग युद्ध हुआ था, बहुत खून खराबा हुआ, रक्तपात हुआ, बहुत मारकाट मची, तो उसके बाद अशोक ने क्या करा? अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ा, अहिंसा का मार्ग अपनाया और धम्म के प्रचार प्रसार में वो लग गया, बौद्ध धर्म को उसने स्वीकार कर लिया। तो वो ये अभिलेख संख्या 11। तो ध्यान रखना, साथ साथ में आपकी रिवीजन भी हो रही है। इन वन लाइनर के साथ साथ मैं आपको बैकग्राउंड भी बताता चल रहा हूं, ये प्रश्न कहां से आया है, क्या वगैरह वगैरह। तो ध्यान रखना, अच्छे से वीडियो को सुनना, समझना और लिख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं ये एग्जाम में बनेंगे। यहां से क्वेश्चन 2-3 नंबर के फ्री के नंबर हैं ये। अगर थोड़ा ध्यान दे दोगे तो आराम से कर लोगे। ये पढ़ लोगे वन लाइनर तो एमसीक्यू आराम से कर लोगे। 4 ऑप्शन देख के तो आराम से ही समझ जाओगे। तो इसलिए इसे पढ़ लेना, ठीक है। मेनेंडर किस वंश का शासक था? तो मेनेंडर जो था हिंद यूनानी शासक हुए हैं, उसी में मेनेंडर था, बहुत ही प्रतापी शासक था मेनेंडर, याद रखना, ठीक है। हिंद यूनानी शासक था ये। तो ये हो गए आपके सारे क्या वन लाइनर, तो इन्हें अच्छे से आप पढ़ लेना। और ये एक मैप था जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझा रखा है, आपने देख ही रखा है। तो आरंभिक राज्य उनकी राजधानी है, जिसमें 16 जो महाजनपद हैं, जो राज्य है, मैंने उसको दर्शाया है। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये सारे, ये उनकी राजधानी है, और जो काले अक्षर है वो उनके राज्य हैं, कुरु, पंचाल वगैरह। ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया हुआ है, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अब इस पे आते हैं। ये वाला मैप लगाने का मकसद था मेरा बेसिकली, क्योंकि ये मैप छूट गया था उस वाली मैप प्रैक्टिस वाली वीडियो में, ये मैप नहीं लगा पाया था मैं, मेरे दिमाग से निकल गया था। तो ये भी देख लो आप थोड़ा, ठीक है। इसमें सारे 16 महाजनपद तो नहीं है, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण जो महाजनपद है उनको मैंने लगा दिया है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 1 आधी नंबर का मैप में आपसे पूछ लेगा, ये आपको भारत का मैप दे देगा और एरो खींच के पूछेगा ये कौन सा जनपद है, यहां बताओ। तो देख लेते हैं आप ऊपर, सबसे ऊपर जूम कर रहा हूं मैं, देखो जहां जूम कर रहा हूं ये गंधार है, सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर गंधार है, और गंधार की राजधानी है तक्षशिला, ठीक है। और राज्य और राजधानी की मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कराई थी एक, ठीक है, जिसमें मैप पढ़ाया था ना, जब सबसे पहली बार ये मैप दिखाया था मैंने आपको, जो मेरे ख्याल में पार्ट 2 था, तो उसमें मैंने लिस्ट भी दी थी आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना। और उसके बाद देख सकते हैं हम, ये देख सकते हैं, ये कुरु आ गया, कुरु को देख सकते हैं आप यहाँ पर, कौशल आ गया, ठीक है, कौशल, पांचाल आ गया यहाँ पर, ठीक है, पांचाल। और पांचाल के नीचे देखो ये एक एरो ये दिख रहा है, गोला, ये गोले का एरो जा रहा है, जो इसका नाम है वाराणसी। तो ये 4 जो हो गए राज्य, ये उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं आज के, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का मैप है। जो ये 4 डॉट दिख रही है आपको, 4 डॉट, ये 4 डॉट दिख रही है आपको नीली, 1 2 3 4, ये चारों जो है ये उत्तर प्रदेश के मैप के अंदर है आज की डेट में, उत्तर प्रदेश है ये। तो उत्तर प्रदेश में हम देख सकते हैं कुरु था, कौशल, पांचाल और
क्या, वाराणसी। तो 4 ये हो गए। और ये बीच का मध्य प्रदेश है ये आज का, जहां पर उज्जैन लिखा है और अवंती लिखा है ऊपर। अवंती जो उज्जैन में है, ठीक है, रखना अवंती उज्जैन, ये मध्य प्रदेश में ही है दोनों, ये मध्य प्रदेश का है पूरा, ठीक है। अवंती प्राचीन नाम है, उज्जैन आज का नाम है। और मगध और राजगीर देख सकते हैं, मगध की राजधानी राजगीर थी, तो ये भी हमने देख लिया। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है पेपर में। और मगध के ऊपर जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा, मगध तो ये है, राजगीर ये रही, मगध और राजगीर, और मगध की जस्ट ऊपर एक डॉट है नीली, उसमें आपको दिख रहा होगा ये वज्जी। तो मगध की राजधानी राजगीर, उसके ऊपर वज्जी राज्य। तो ये कुछ महाजनपद थे, कुछ राज्य थे जिनके प्राचीन वगैरह थे नाम, ये देख लेना आप, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा ये बस ऐसी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लगा दिया मैंने, अच्छे से आप इसे देख लेना। एग्जाम में 1 आधी नंबर का हो सकता है यहाँ से आ जाए क्वेश्चन, वैसे कभी बहुत तो आए तो नहीं है यहाँ से एग्जाम में, लेकिन आ सकता है 1 आधी नंबर का, ठीक है। तो देख लेना, इसे इग्नोर मत करना, ठीक है। एक और मैप है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर मौर्य एम्पायर को मैंने लगाया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, मौर्य एम्पायर है पूरा। मौर्य एम्पायर माने मौर्य वंश। तो ये मौर्य वंश के बारे में दिखाता है, उसकी ख्याति दिखाता है, उसकी लोकप्रियता दिखाता है, कहां तक फैला था, देख लो। ये मौर्य वंश आज का देखो जो है, देखो यहां पे दिख रहा है आपको एक जगह कंधार, मैंने जूम कर रहा हूं, ये कंधार अफगानिस्तान में पड़ती है आज की जगह, लेकिन प्राचीन भारत में अफगानिस्तान तक मौर्य वंश था, तो समझ सकते हैं आप इससे, ठीक है। पुष्कलावती ऊपर दिख रहा होगा आपको, देखो पुष्कलावती दिख रहा है, तक्षशिला दिख रहा है, ये सब साबाजगढ़ी वगैरह, मानसेरा, ये पढ़ाए थे मैंने आपको, अशोक के जब अभिलेख पढ़ा रहा था, तो ये वही वाली बात है, ठीक है। और ये देखो पूरा मैप है, ये पूरा भारत आज का है, ये पूरा जो ब्राउन कलर का है पूरा, ये पूरा मौर्य साम्राज्य था ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, बस नीचे जो नीचे है, जो थोड़ा सा इलाका है, ये नहीं था बस मौर्य के कंट्रोल में, ये नीचे का आ रहा है, चोलाज, चोल, पांडे, ठीक है। ये सब मैंने आपको जो पढ़ाया था, सरदार और सरदारी वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, दक्षिण के नवीन राजधर्म, तो उसी के, तो चोल वोल ये वाला इलाका छोड़ दिया जाए, जो ग्रीन ग्रीन सा है, ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। बाकी पूरा जो आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है पूरा, ये पूरा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था, मौर्य साम्राज्य का यहां तक विस्तार था, और अशोक ने इसका विस्तार बहुत ज्यादा कर दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। तो ये मौर्य एम्पायर था पूरा। तो यही है आज का वीडियो, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या देखा देख लेते हैं एक बारी। ये एमसीक्यू वगैरह मैंने दिखाया आपको, सॉरी वन लाइनर कह सकते हैं, वन लाइनर दिखाया, एक अंकीय प्रश्न और उसके उत्तर देखे हमने, इस पर चर्चा करी थोड़ी, ठीक है। ये देखा हमने, ये देखा, ये देखा, ठीक है। और साथ में एक मैप लगा दिया था, ये आरंभिक राज्य उनकी राजधानी 16 महाजनपदों वाला मैप था, और उसको फिल करके भी दिखाया। ये कुछ महत्वपूर्ण जो महाजनपद है उनके नाम मैंने लिख दिए इसमें मैप में, ठीक है, उसको दिखाया। एग्जाम में आ सकता है 1 आधी नंबर का पूछ लेगा। और ये मौर्य एम्पायर को हमने देखा पूरा, मौर्य जो वंश था कहाँ तक फैला था, इसको हमने देखा, ठीक है। तो यही है आज का, ये पार्ट 6 था, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर 2 है मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने इसमें बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है, एक एक चीज मैंने आपको समझाई है इसकी, यहाँ तक कि ब्लू बॉक्सेस जो पैसेज हैं जो वो भी पढ़े हैं, रेड बॉक्सेस भी पढ़े हैं, ग्रीन बॉक्सेस भी पढ़े हैं, मैप भी हमने देखे, वन लाइनर भी देखे हमने, टॉपिक भी सारे देखे इसके जितने भी थे। मेरे को नहीं लगता इसमें से, और चित्र वगैरह भी मैं दिखाता रहा टाइम टू टाइम इसके, इसलिए इसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। आप रह गया आपकी तैयारी वगैरह, तो अच्छे से इसे पढ़ लेना, लिख लेना इसे, ठीक है। बार बार इसकी रिवीजन कर लेना, जो समझ में ना आए इसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, है ना। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना। डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं उसे इंप्रूव कर सकूं आने वाले समय में, ठीक है। और उपवन एजुकेशन हमारा फेसबुक पे पेज है, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, कुछ ऐसी भी वीडियोज़ के लिंक डालूंगा जो यूट्यूब पर नहीं डाल सकता मैं, जो मूवीज़ हो गई, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, ठीक है, साथ साथ वो मैं डालता रहूँगा वहाँ पे। तो और कुछ फोटोज़ भी लगा डालता रहूँगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बने हिस्ट्री को लेकर, और चीज़ें आपको समझ में आए, क्लियर हुए, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं फिर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर लेना इसे, ठीक है। जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, आपके गली मोहल्ले में रहते हैं, जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, शेयर करना उसे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को हमारे, जिससे कि जो भी वीडियोस कोई बनाते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे, ठीक है। और अपनी प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा डिटेल में हमने करा है, अगर इतना पढ़ के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।